हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे पास क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का जो अगला चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 तक हमारे पास, इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। वो सारे की सारी हमारी वन शॉट वीडियो थी। ठीक है, आज जो हम इसका अगला करें उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। भाई पहले हमें पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। भाई देखो, ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके बारे में तो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। हमारे पूरा जो भारत है, जो पूरा भारत देश है, उस पूरे भारत देश के अंदर जो भी पैसों से संबंधित जितनी बातें होती हैं हम उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से मान लो एक ना हमारी व्यवस्था है, ठीक है, जो अर्थ से संबंधित है। अर्थ का मतलब कि पैसा है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। तो पैसों की जितनी भी हमारे देश में व्यवस्था है हम उसको बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। हम आज बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में, लेकिन इन टॉपिक को समझने से पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। भाई हम 1947 की बात करते हैं। ठीक है, ये वो डेट है जब हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक, आजाद होने के बाद हमारे देश ने दूसरे देशों से सामान खरीदना पूरा पूरा बंद कर दिया था। ठीक है, जब दूसरे देशों से सामान खरीदना बंद किया तो हमारे देश में सिर्फ खेती चलती थी। ठीक है, कोई सी भी जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो नहीं आती थी। जब नई टेक्नोलॉजी नहीं आती थी भाई, तो क्या हुआ, हमारा देश क्या और देशों के मुकाबले पिछड़ने लगा, बहुत ही गरीब होने लगा। ठीक, फिर क्या हुआ कि भाई 1947 में ना हमारे पास क्या है कि एक तो हवा चला था इसके बाद ना एलपीजी चलाया गया था। ठीक है, एलपीजी है हमारे पास। ठीक, तो भाई ये जो मेरे पास था एलपीजी 1991 में चलाया, 1991 में चलाया। ठीक है, तो ये जो एलपीजी चलाया था इसके अंदर था क्या, एलपीजी के अंदर बता रखा था देखो कि हम दूसरे देश, अच्छा इसकी जो पूरी फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और मेरे पास है ग्लोबलाइजेशन। तो जो लिबरलाइजेशन था जिसको उदारीकरण बोलते हैं, भाई उदारीकरण के अंदर क्या हुआ था कि नॉर्मली बोल जाए जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी लाइसेंस वगैरह लगा रखे थे, वो सारे के सारे लाइसेंस हटा दिए बिजनेस के ऊपर से। मान लो कि मैं कोई सा बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, 1991 से पहले उस पे हमें मेरे को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी और लाइसेंस मिलता नहीं था। ठीक, लेकिन 1991 के बाद क्या हो भाई, जो भी लाइसेंस हमें चाहिए वो लाइसेंस आसानी से मिल जाता था। ठीक, और अगली बात करते हैं पी, प्राइवेटाइजेशन। भाई पहले जितनी भी कंपनियां थी या फिर जितने भी बिजनेस थे वो सारे के सारे सरकार के कंट्रोल में थे, सब पे सरकार का हक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई, जब सरकार के हक की बात आती है तो नॉर्मली बोला जाए तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां थी वो आधी से ज्यादा कंपनियां, मान लो 90% तक जितनी कंपनी वो सारी प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेच दी गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, लेकिन अभी भी ना बहुत सारी कंपनी ऐसी सरकार चला रही। तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, रेलवे। ठीक है, जो तुम्हारे पास इंडियन रेलवे है ये क्या है भाई, एक तरीके से हमारी जो ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट है। ठीक है, और भी 2-3 कंपनियां। ठीक, हम अगली बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, पहले देखो 1947 के बाद क्या हुआ था, हमारे देश ने दूसरे देशों से सामान का लेन देन, जिसको आयात और निर्यात बोलते हैं, वो लेना बंद कर देता। मतलब वो क्या करना बंद कर दिया। जैसे ही आयात और निर्यात करना बंद किया था, फिर क्या हुआ कि भाई जैसे ही एलपीजी लागू हुआ, ग्लोबलाइजेशन के अंदर है, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आने लग गए, हमारे देश के लोग क्या है दूसरे देश में जाने लगे बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण का मतलब क्या हो जाता है। देखो फिर के विभिन्न, मतलब इस विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। एकीकरण का मेरे पास मतलब भाई एकजुट होकर काम करना। एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण नाम से जाना जाता है। तो भाई तुम्हें पहले वैश्वीकरण के बारे में पता लग गया होगा। वैश्वीकरण के बाद मेरे पास अगला आता है उदारीकरण। ठीक है, कह सरकार द्वारा अवरोध, जो भी रोक लगा रखी थी और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। सरकार ने जितने रोक लगा रखे उन सबको हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं भाई, उदारीकरण। मेरे पास अगला है निजीकरण। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र थे, मतलब कि सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना। जितनी भी सरकारी कंपनी थी उसको प्राइवेट के हाथ में बेच दिया, उसको निजीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, जिसको इंग्लिश में मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, एमएनसीज बोलते हैं। तो अगर ये बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण में स्वामित्व रखती है, इसका मतलब है एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में अपना बिजनेस चला रही होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। अब अगला मेरे पास है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ क्या है भाई, फायदे क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी के। देखो सबसे पहला, विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार होने से बहुराष्ट्रीय कंपनी को
सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधन प्राप्त होते हैं। भाई देखो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो हर एक देश के अंदर बिजनेस करती है, ये कंपनी उस देश में बहुत ज्यादा बिजनेस करती है जहां पे इसको फायदा मिलता है, ठीक है। तो यानी जिससे उनका लाभ तो देखो बढ़ जाता है। नॉर्मली कह रहा हूँ, मान लो 10 देश में बिजनेस कर रही है, ये 10 देश में देखिएगा भाई, जिस देश के अंदर ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिट जिस देश में ज्यादा है ये उस देश में जाकर बिजनेस करेगी, ठीक है। और जिस देश में प्रॉफिट कम होगा उसमें बिजनेस नहीं करेगी, ठीक है। तो इससे क्या है, इसको संसाधन आसान पड़ जाते हैं, जिससे इनका जो लाभ है वो क्या अधिक से अधिक हो जाता है। अगला, उत्पादन के विस्तार, विस्तार का मतलब बढ़ाना, ठीक है। उत्पादन के विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनी अविकसित देशों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। देखो, जो मेरे पास अंतरराष्ट्रीय कंपनी होती है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी करते भाई दूसरे देशों में जाके अपना बिजनेस चालू करती है, ठीक है। दूसरे देश में जाके जब वो बिजनेस चालू करती है उसके बाद क्या होता है भाई, कि वो जो देश अविकसित है, जो देश में उसका भाई अविकसित है, इन अविकसित देशों के ऊपर ना जाके वो क्या है कि आराम से जब चाहे मतलब कि ना जिस प्रकार का बिजनेस खोलती है, ताकि लोगों को ना वहां पर रोजगार के अवसर प्रदान हो जाते हैं। तो अगला फायदा ये भी है कि जो एमएनसी है वो किसी भी देश में जाके बिजनेस खोलती है तो वहां के लोगों को रोजगार देती है। भाई सुनो, हम अगली बात करते हैं, विदेशी व्यापार क्या होता है। नॉर्मली बात बोले दूसरे देशों के साथ व्यापार करने को बोलते हैं विदेशी व्यापार, ठीक। विदेशी व्यापार एक माध्यम है जो अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है, ठीक है। एक मेरे पास क्या है, जो अपने देश से दूसरे देश के बाजारों में, ठीक है, जो बाहर के देश के बाजारों में पहुंचने के लिए जो अवसर प्रदान करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार है, ठीक है। अगला भाई निवेश की बात करते हैं। देखो, निवेश वैसे मेरे पास था पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो मेरे पास ये कह रहे कि परिसंपत्ति से भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण, उपकरण का मतलब औजार होता है, कि खरीद में किया गया व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चा, कह रहे कि व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं, ठीक है। हम अगली बात करते हैं विदेशी निवेश क्या होता है। जब भी किसी दूसरे देश में जाके निवेश करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर। भाई विदेशी व्यापार और निवेश में क्या मतलब है, तो पहले बात करते हैं विदेशी व्यापार क्या होता है। कह रहा है विदेशों से वस्तुओं को खरीदने और बेचने को विदेशी व्यापार कहते हैं। भाई दूसरे देश से वस्तु खरीदे या फिर बेचे, हम इसे क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार बोलते हैं। लेकिन उसके बाद इसके अंतर्गत, अंतर्गत होता है अंदर, इसके अंतर्गत आयात, आयात का मतलब है दूसरे देश से सामान खरीद के लेके आना, और निर्यात का मतलब है दूसरे देश में सामान जाके बेचना। कह रहे इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की दोनों प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें देखो, इसमें आयात भी होता है और क्या है, निर्यात भी होता है। फिर यह उत्पादन के लिए अवसर प्रदान करता है। भाई लोगों को ना उत्पादन करने के लिए बहुत सारे अवसर देता है। जैसे मान के चलो कि ये कंपनी है और ये क्या है कि किसी, मान लो भारत के अंदर है, ठीक। अगर भारत के अंदर ये कंपनी है तो क्या होगा भाई, जो भारत के लोग हैं उनको मतलब कि उनको काम मिलेगा, ऐसा होता है। फिर अगली बात करते हैं विदेशी निवेश क्या होता है, ठीक है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मेजबान देशों में, हाँ भाई मेजबान का मतलब किसी भी एक देश के अंदर मेजबान देशों में धन से उत्पादन इकाई की स्थापना करती है, उसे विदेशी निवेश कहता है। भाई किसी भी दूसरे देश में जाके वहां पे अपनी फैक्ट्री खोल देना, उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश। तो कह रहे विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया पूंजी निवेश आता है, ठीक है। इसमें क्या जो विदेशी निवेश होती है, विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, जो हर एक देश में अपना बिजनेस चलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया पूंजी निवेश आता है, ठीक है। अगला, यह पूंजी की कमी को दूर करता है। भाई किसी भी देश के अंदर अगर ना पैसों की कमी है तो इसको दूर कर देता है, ठीक। अगला हम बात करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का उत्पादन पर नियंत्रण करने की विधि। भाई जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, वो किसी भी देश के उत्पादन पे नियंत्रण कैसे पाती है, वहां पे अपने सामान को सस्ते से सस्ते दाम में कैसे उत्पादित करती है, ये वाली बातें करते हैं। सबसे पहले मतलब भाई संयुक्त उपक्रम विधि। भाई इसमें ना मिल के काम करना, किसी भी एक के साथ मिल जाएगा उसके बाद आके वो काम करेगा। दूसरा है स्थानीय कंपनी खरीद लेना। भाई वहां की जो कोई सी कंपनी है, मान के चलो कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये अमेरिका है। अब इंडिया का एक जो रईस इंसान था वो गया अमेरिका में, उसने कोई सी कंपनी खरीद ली, ठीक है। जैसे मान लो भाई इंडिया के इंसान ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो मेरे पास क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी है, भाई इसको खरीद लिया है। इंडिया के एक इंसान ने ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसने एक टाइम इंडिया पे राज किया था, इंडिया के लोगों ने अब उसको खरीद लिया, ठीक है। तो कह रहे
मेरे पास स्थानीय कंपनी को खरीदना, अगर हम स्थानीय जिस देश में बिजनेस करने जा रहे हैं, जिस देश में हम बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर उसी देश के अंदर जाके हम उस देश की कंपनी को खरीद लेते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली बोला जाएगा कि भाई हम वहां पे आसानी से व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है कि छोटे उत्पादकों से माल खरीदना। भाई जो वहां के जो छोटे मोटे उत्पादक है उनसे सामान खरीदते, सामान का सस्ता पड़ता है। उसके बाद अपने ब्रांड का इस्तेमाल करके, भाई देखो अब जैसे मान लो कि ज़ारा है, ठीक है, जो मेरे पास ज़ारा है, ज़ारा क्या है कि भाई वो हर एक देश के अंदर फेमस है। जो मेरे पास ज़ारा है वो कोई सा भी देश हो उसमें फेमस है, ठीक है। वैसे मान लो एप्पल है, ठीक है, ये भी किसी भी देश में फेमस है। तो ये जो कंपनियां है किसी भी देश में अपना सामान आराम से बेच देती है, अपने ब्रांड नाम का यूज करके भी क्या है आसानी से किसी भी देश में अपने सामान को बेच देती है और उसका उत्पादन बढ़ाती है, ठीक है। अगला मैं कह रहा हूँ भाई विदेशी व्यापार कैसे बाजारों का एकीकरण करता है। देखो ये जो विदेशी व्यापार है ये पूरी दुनिया में जितने भी देश है उन सबके बाजार को एक कैसे बनाता है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है कह रहे कि विदेशी व्यापार उत्पादकों को अपने देश के बाजार से बाहर के बाजार में पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। ये तो बातें बता दी मैंने कि विदेशी व्यापार क्या होता है। विदेशी व्यापार अपने देश के उत्पादकों को, देखो जो अपने देश के उत्पादक हैं उनको बाहर के बाजारों में मतलब कि सामान को बेचने का अवसर प्रदान करता है, ठीक। दूसरा कह रहे कि देशों के मध्य माल और सेवा, भाई माल का तो कोई सा कच्चा माल वगैरह हो गया और सेवा कोई सी भी सर्विस हो गई कि आवागमन की सुविधा है, ठीक है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि विदेशी व्यापार कैसे बाजारों का एकीकरण करता है, तो पहले वाली बात बता दी। दूसरा ये है कि जो देशों के मध्य माल और सेवा का आवागमन की सुविधा प्रदान कर देती है। जो विदेशी व्यापार है ना वो क्या करती है भाई, एक देश का सामान दूसरे देश में बेचना और दूसरे देश का सामान पहले देश में बेचना, ये वाली क्रिया करती है, ठीक है। अगला मेरे पास है कि घरेलू बाजार का मतलब है एक किसी देश की बाजार, मान लो मैं भारत में रहता हूँ, ठीक है, तो भारत के देश की बाजार को हम बोल देंगे घरेलू बाजार, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे देश के बाजार की बात करते हैं हम उसको बोल देंगे विदेशी बाजार, ठीक है। घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करना। भाई देखो ये जो विदेशी व्यापार है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो विदेशी व्यापार बाजारों का एकीकरण कैसे करता है। तो जो हमारे देश का जो व्यापार, जो विदेशी व्यापार है ना, वो हमारे देश के जितने भी व्यापार है, ठीक है, जो हमारे देश का जो बाजार है उसको दूसरे देश से पहुंचाता है, ठीक है। फिर कह रहे बाजार में ग्राहकों के लिए हाँ भाई कह रहे कि बाजार में ग्राहकों के लिए वस्तु के विकल्प बढ़ जाते हैं। अब देखो जैसे मान के चलो कि पहले इंडिया में सिर्फ कुछ ही मोबाइल थे, जो अगर सेलफोन की बात करते सिर्फ कुछ ही सेलफोन थे, लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा क्यों भाई, अलग अलग देश के जितने भी मोबाइल वगैरह वो सारे आने लगे। फिर अगला कह रहे कि बाजार में नई प्रौद्योगिकी और विचारों को बढ़ावा मिलता है। देखो अब क्या होता है कि जब ना विदेशी व्यापार आता है, विदेशी व्यापार से क्या होता है कि जो भी एक देश है उसमें मतलब कि प्रौद्योगिकी इसका क्या बढ़ावा मिलता है, ठीक। इसका मतलब है कोई सा नए नए बिजनेस खोलने का तरीका मिल जाता है। अगला मेरे पास देखो अगला ही कह रहा है कि उत्पादकों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, इसका मतलब है कंपटीशन। जो भी उत्पादक है जो सामान बना के बेचते हैं, उत्पादकों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को वस्तु और सेवा की बेहतर गुणवत्ता प्रदान होती है। जैसे मान के चलो कि भाई एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, ठीक है। अगर ये जो बी कंपनी है अच्छा सामान नहीं बनाएगी, ठीक है, और सस्ता और महंगा बेचे, देखो अगर मान लो बी है, ये मान लो कि सामान जो है महंगा बेचती है, ठीक है, इसका प्राइस क्या है ज्यादा है, ठीक है, और भाई प्राइस ज्यादा है और जो क्वालिटी है वो घटिया है इसकी, ठीक, क्वालिटी घटिया है और सामान महंगा है, तो इसको वजह से कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन ए ऐसा है भाई इसका जो प्राइस है वो कम है, ठीक है, और जो क्वालिटी है वो क्या बढ़िया है, तो लोग ना यहाँ सामान खरीदेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो वही कि उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिससे ग्राहकों को वस्तु और सेवा बेहतर गुणवत्ता मतलब अच्छी क्वालिटी वाली मिल जाती है। फिर अगला मेरे पास है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक है, ऐसे कौन कौन से क्रिया है या फिर मान लो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिस कारण से वैश्वीकरण संभव हो पाए। भाई पहले हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब है सिंपल किसी भी दूसरे देश में आके सामान बेचना, ठीक है, कोई सा दूसरे देश है उस देश में जाके सामान को मतलब खरीदने और बेचने क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। या फिर बोल सकते हैं एक देश के बाजार को किसी दूसरे देश के बाजार के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे क्या बोलते हैं भाई, वैश्वीकरण। अच्छा एक भाई थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना 0.75 पे देख लिया करो, इसकी स्पीड इतनी रखा करो, थोड़ी इतनी स्पीड रखोगे ना बेटर समझ में आ जाएगा। अगला मेरे पास है कि प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास प्रौद्योगिकी का विकास होता है। हम बात करेंगे वैश्वीकरण को संभव बनाने के कारक। भाई पहला मैं उसका प्रौद्योगिकी,
इसका मतलब है कि नए नए बिजनेस वगैरह आ गए, नई नई इंडस्ट्री खुल गई है, ये चीज। दूसरा, परिवहन में सुधार हो गया, ठीक है, तो परिवहन वगैरह सुधार रखे, ठीक, इसीलिए क्या हुआ है कि हम दूसरे देश में सामान आसानी से बेच सकते हैं। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी। भाई हमारे पास क्या है कि जो टेक इन्फॉर्मेशन की जो बात है ना, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो हमारे देश में ना इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की फैसिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। अब हमारे देश में क्या है, जैसे मान लो कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब ये कहां से देख रहे हो भाई, ये टेक्नोलॉजी, तुम कहीं भी बैठ के देख सकते हो। तो सेम तरीके से हमारे देश में क्या है कि जो सूचना की जो मार्केट ना, जो सेक्टर है, वो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो गई है। अगला, दूर संचार एवं संचार उपग्रह। भाई दूर संचार इसको बोलते हैं कहीं भी दूर होकर बात करना, ठीक है, मतलब कि तुम यहाँ बैठे हो तो अपने गांव से किसी बात कर ले लो। अगला, सरकार द्वारा अवरोध की समाप्ति। भाई सरकार ने जो पहले रोक लगा रखा था दूसरे देश के साथ बिजनेस करने से, सरकार ने जो रोक लगा था अब रोक हट गया, इस कारण से भी वैश्वीकरण संभव हुआ है। भाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरनेट। भाई इंटरनेट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके द्वारा एक देश का इंसान किसी दूसरे देश में आसानी से सामान खरीद या बेच सकता है। अब भाई व्यवस्था, व्यापार अवरोधक। भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक तरीके से मान के चलो कि रोक लगाती है व्यापार करने में। खैर, सरकार द्वारा माल या सेवा के अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान, लेन देन, ठीक है, पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है, ठीक है। देखो, अब ना किसी भी एक देश की सरकार है, वो किसी भी दूसरे देश से सामान अपने जनता को खरीदने नहीं देती है। भाई समझो क्यों नहीं खरीदने देती। जैसे मान के चलो कि मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा। मैं बोल रहा हूँ, सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये हमारा देश है, ठीक है, भारत है, ठीक है, और मान लो कि मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये है अमेरिका, ठीक। अगर भारत के जितने भी लोग हैं वो अगर सारा सामान अमेरिका से खरीदेंगे तो इसका मतलब कि सारा सामान अमेरिका में बनेगा, जो भी सामान है सारा सारा अमेरिका में बनेगा। तो नौकरी कहाँ के लोगों को मिलेगी भाई, नौकरी मिलेगी अमेरिका के लोगों को। अगर नौकरी अमेरिका के लोगों को मिलेगी तो वहां के लोग अमीर हो जाएंगे, और यहाँ के लोग क्या भाई, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी नहीं, ठीक, तो यहाँ के लोग हो जाएंगे गरीब। इसीलिए अगर भारत के अंदर ही सामान बनाए, ठीक है, और फिर भारत के अंदर सामान बेचे, भारत में बनाया और भारत के अंदर ही बेच दिया, ठीक, तो या फिर भारत में बना के बाहर बेचा। देखो, या तो भारत में बनाया भारत में बेच दिया, या फिर भारत में बनाया बाहर बेचा, तो इससे फायदा है, ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अगर हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी मिल जाती है तो हम क्या समझेंगे भाई, ठीक है, हमारा तो फायदा है। इसीलिए क्या होता है, जो सरकार होती है ना, वो चाहती है कि भाई हमारे देश में सामान बने और बाहर जाके बेचे, ऐसा ना हो कि दूसरे देश से सामान खरीद के लेके आए, ठीक। फिर अच्छा भाई, एक मेरे पास ना एक होती है ऑक्ट्री ड्यूटी। पहले समझो ऑक्ट्री ड्यूटी होती क्या है। मेरे पास जो ऑक्ट्री ड्यूटी ऐसी ड्यूटी है, जैसे मान लो कि जब भी कोई एक देश, मान लो कि भारत अमेरिका से कोई सा भी अगर सामान खरीद के लेके आएगा, ठीक है, मान के चलो कि हम टेस्ला की बात करते हैं, अमेरिका में मान लो टेस्ला 70 लाख रुपए की है, ठीक है, अमेरिका के अंदर टेस्ला कितने की, 70 लाख की। इंडिया की गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया कि भाई अगर तुम हमारे देश में फैक्ट्री खोल के हमारे देश में बेचोगे तो हम तुमसे कोई भी ज्यादा चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन भाई जो इलॉन मस्क है, उसने बोला कि भाई जो सामान है ना हम बनाएंगे चीन में, ठीक है, हम बनाएंगे चीन में, सामान बनाएंगे और भारत में बेचेंगे, ठीक है। तो जो मोदी जी हैं हमारे, ठीक है, मोदी जी ने भाई सीधा बोल दिया, देखो बात ऐसी है बेटा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम लगाएंगे इस पे 100% टैक्स, ठीक है, कि 100% टैक्स का मतलब क्या है, 70 लाख की कार है तो 1,40,00,000 की, ठीक है, मतलब कि 1.40 करोड़ मान लो, इतने की हम ना इतने की बेचेंगे। तो भाई अब ये चीजें होती है, सरकार इसलिए दूसरे देश से मना करती है सामान खरीदने से, क्योंकि हमारे देश में रोजगार की कमी आ जाती है, ठीक। तो वही कह रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, व्यापार अवरोधक। कह रहा आयात पर कर, इसको आयात शुल्क बोलते हैं, व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, ठीक है। जब भी तुम किसी दूसरे देश से सामान मंगाते हो ना तो उस पर आयात शुल्क देना पड़ता है, ठीक है, जिससे वस्तु क्या महंगी हो जाती है। जैसे मान लो जो तुम्हारे पास मोबाइल है, ठीक है, तुम्हारे पास ना एक्चुअल मोबाइल ना 4,000 से 5,000 के मोबाइल होते हैं, ठीक है। ये जो 4 से 5,000 के मोबाइल है ना, इस पे टैक्स वगैरह लग के, इसमें जब टैक्स लगता है ना, टैक्स लगने के बाद क्या होता है, ये मोबाइल कम से कम तुम्हारा 12 से, ये मान लो कि ये 12,000 से लेके तुम्हारा कम से कम 15 से 18,000 तक पहुंच जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब हाँ भाई,
अगला मेरे पास जो है दूसरा कह रहे कि इस अवरोधक कह रहे इसे अवरोधक इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है। क्या सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में नियमन हेतु करती है। ठीक है, मतलब कि ना वहां की ना रेगुलरिटी बनी रहे, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम खरीदते जा रहे नहीं, बेचे ही ना वहां पे, इसीलिए सरकार लगाती है इसको। ठीक है, अगली बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय अवरोधक लगाने के कारण, भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो हमारे देश आजाद होने के बाद हमारे देश की सरकार है, हमारे देश की सरकार ने दूसरे देश से सामान खरीदने से मना क्यों कर दिया था। ठीक है, तो हम इसी को पढ़ने वाले भाई अब। तो सबसे पहला जो कारण है कह कि विदेशी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से देशों के उत्पादक की रक्षा करना। भाई देखो, जो दूसरे देश के लोग थे वो बहुत ही सस्ते में सामान बना रहे थे उस टाइम, और हमारे देश में अगर बेचते तो हमारे देश में जो हमारे देश के लोग हैं हमारे देश का सामान नहीं खरीदते। अगर हमारे देश के लोग हमारे देश का सामान नहीं खरीदेंगे तो जो बिजनेस है, जो हमारे जो देश के बिजनेस लोग है वो तो बंद हो जाएंगे। ठीक, लेकिन दूसरे देश के बिजनेस क्या चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसीलिए भाई बोला जाता है कि अपने देश का सामान खरीदो। ठीक है, तो पहली वाली बात बता दी, अपने देश के जो उत्पादक है उनकी रक्षा के लिए। दूसरा, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था। भाई जो अंग्रेज लोग हैं उन सबने क्या किया, भारत के जितने भी धंधे हैं उन सबको पूरा बंद कर दिया। क्या स्वतंत्रता के बाद यह भारत उद्योग स्थापित किए गए। भाई अब क्या भारत में ना दोबारा से वही उद्योग स्थापित किए गए। फिर उद्योग के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यकता थी। ठीक है, देखो कह रहे कि अगर हमने नया नया बिजनेस खोला, ठीक है, अगर नया बिजनेस खोलने के बाद हम उसको क्या है कि नॉर्मली चलने देते, ठीक, तो ठीक चल जाता, लेकिन दूसरे देश के लोग आके अगर हमारे देश में बेचते हैं, ठीक, तो क्या भाई हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती। फिर अगला, स्वतंत्रता के बाद भारत 562 टुकड़ों में बटा हुआ था। इतने टुकड़े बटते, यहाँ कह रहे यहाँ परिवहन तो संचार के साधन अस्त व्यस्त थे। भाई कहीं भी आने जाने का सामान था ना वो तो पूरा अस्त व्यस्त था, पूरा बेकार था कि कोई कहीं भी आ जा नहीं सकता। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत के वैदेशिक संबंध इतने सुदृढ़ मतलब कि पक्के नहीं बन पाए थे कि विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार विकसित हो सके। ठीक है, भाई जो भारत था ना वो बहुत ही कमजोर पड़ गया था उस टाइम, इसीलिए क्या है कि व्यापार किया ही नहीं था। अगला, मुक्त व्यापार की बात करते हैं। कह जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध, बिना किसी टैक्स के होता है उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। तुम्हारा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला कह रहे विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। भाई उदारीकरण की बात करेंगे, 1991 के शुरुआत से विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश, ठीक है, एक तो विदेशी व्यापार है, दूसरा से विदेशी निवेश पर अवरोध को काफी हद तक हटा दिया गया। ठीक है, मैंने बोला कि भाई 1991 के बाद क्या हुआ, हमारे देश में जितने भी अवरोध थे, जो भी रोक वगैरह थी, उन सबको हटा दिया गया था। अगला, वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था, सुगमता मतलब आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि विदेशी कंपनियां आसानी से यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती है। भाई तो जो दूसरे की कंपनियां है वो यहाँ पे आराम से अपनी फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर सकती थी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उदारीकरण। अगली बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन क्या है। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि WTO बोलते हैं। क्या विश्व व्यापार संगठन इसको बोलते हैं WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और मुक्त व्यापार की सुविधा देनी। देखो भाई, उदार बनाने का मतलब बिना चीटिंग के काम करना है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि जो मेरे पास ना विश्व व्यापार संगठन है, एक ऐसा संगठन है जो लोगों को ये गारंटी देता है कि भाई तुम्हारे साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी किसी भी देश के द्वारा। हम अगली बात करते हैं कार्य की। क्या है इसका मुख्य कार्य, यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार आसानी से, अनुमानित रूप से और जितना संभव हो सके उतना स्वतंत्र रूप से हो। स्वतंत्र रूप मतलब कोई भी टैक्स वगैरह ना लगे। ठीक है, अगला कह रहे कि इसने भारत के विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण को समर्थन मतलब कि साथ दिया है। भाई जो मैं पता जो WTO है, WTO ने भारत की बहुत ज्यादा हेल्प करी है दूसरे देश के साथ व्यापार करने में। ठीक है, अगला मेरे पास कह रहे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य, भाई इसको ना बस हमें याद करना है, इसके अंदर तुम्हारे पास अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि विदेशी व्यापार को उदार बनाना मतलब कि तुम ना धोखे से मतलब कि कोई धोखाधड़ी ना हो, उसमें कोई चीटिंग ना हो, ऐसा बनाना है। दूसरा, अच्छा तो मैंने इससे पहले लिखना होता है भाई कि अगर क्वेश्चन आ गया
कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य देश है क्या, तो हम बोलेंगे कि इसके मेरे पास पहला है कि विदेशी व्यापार को उदार बनाना, तो इसके लिखेंगे विदेशी व्यापार को उदार बनाने का अर्थ ये है कि किसी भी देश के साथ कोई भी व्यापारिक रूप से धोखा नहीं किया जाएगा। अगला मेरे पास है विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया। ठीक है भाई, ये ना जो शुरू किया गया है, जो देश विकसित है, ठीक है, जो पहले से बहुत ही डेवलप हो रखे, बहुत ही अमीर देश है, उनके आधार पर शुरू किया गया है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। भाई जो WTO है, ठीक है, जो भी एक देश का सामान दूसरे देश में बेचेगा उनके लिए क्या कि नियम वगैरह बनाता है। फिर विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए व्यवस्था करता है। ठीक है, जो विकासशील देश है, ठीक, उनको बोलता है कि भाई तुम बिजनेस करो, तुम कोई अपने ऊपर वो मत लगाओ कि रोकथाम की हम बिजनेस नहीं करेंगे, तुम करो बिजनेस। इसलिए मतलब कि मान लो कोई गरीब देश है, वो चाहता है कि हम किसी भी देश का बिजनेस ना करें, तो इन सब चीजों के लिए रोकता है, बोलते ना भाई तुम बिजनेस करो, बाकी हम देख लेंगे। अगला हमारे पास है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बरकरार रखा है। मैं देखो मेरे पास कहेगी ना कुछ करेगी, विकसित देशों ने अनुचित ढंग से जो भी मतलब कि ऐसा ना जो व्यापार अवरोधक है उसको बरकरार रखा है। कुछ देश ऐसे हैं वो बोलते हैं भाई हम जो है कि किसी भी देश के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहते हैं, तो उसको भी इसने देख रखा है आराम से। भाई नेक्स्ट मेरे पास है कि किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। देखो भाई, सबसे पहला राजकोषीय घाटे में वृद्धि, मतलब कि हमारे देश का जो बजट था हमारे देश का, उसमें बहुत ही ज्यादा घाटा होता। मान के चलो कि पूरा हम सोच रहे थे कि खर्चा होगा 100 करोड़ का, खर्चा हो जा रहा मान लो कि 150 करोड़ का, तो इसमें क्या भाई 50 करोड़ का घाटा हो जाता था। हमने बजट बनाया 100 करोड़ का, खर्चा हो गया 150 करोड़ का, तो इतने गए घाटा हो गया, तो बार बार घाटे में वृद्धि होती जा रही थी। अगला प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि। भाई अब क्या है कि किसी भी देश से जो हमने कर्जा ले रखा है उसको हम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो भी मैंने किसी दूसरे देश से कर्जा वगैरह लेना उसकी क्या पेमेंट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अगला मेरे पास है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। भाई दूसरे देश की जो मुद्रा हमारे देश में थी, ठीक है, उसमें कमी आ गई। ठीक है, अगला है कीमतों में वृद्धि। भाई जो भी हमारे पास वस्तु वगैरह थी उसकी कीमतों में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होने लगी थी, क्योंकि देखो हमारा देश था वो कहीं से भी सामान नहीं मंगाता, सिर्फ देश के अंदर अंदर था, बाहर से किसी सामान मंगाता नहीं था। तो अगर नहीं मंगाएगा तो सामान कम था हमारे देश के अंदर। ठीक है, हमारे देश में सामान क्या भाई काफी ज्यादा कम था। अगर सामान कम होगा तो नॉर्मल सी बात यह है कि जो सामान है महंगा बिकेगा। ध्यान, जैसे मान लो कि डायमंड है, ठीक है, अब डायमंड की मात्रा बहुत कम है हमारे देश में, हमारी दुनिया में डायमंड की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए भाई ये कुछ ज्यादा ही महंगा है, इसका प्राइस का भाई कुछ ज्यादा है, मतलब कुछ ज्यादा ही हाई है। ठीक है, अब अगला मेरे से कह रहे कि भारतीय कंपनी को तैयार करना। भाई भारत की कंपनी को तैयार करना था, इसीलिए हमें क्या है कि आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी है। भाई तुम्हें सारे सारे याद होने चाहिए, बिना याद करे कुछ काम नहीं चलेगा। अगली बात करते हैं हम कि भाई वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भाई ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की व्याख्या करो। सबसे पहला कह रहे कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, मतलब कि जैसे वैश्वीकरण लागू हुआ उसके बाद क्या हुआ, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में समृद्ध वर्ग को लाभ पहुंचा। देखो अब क्या हो, जैसे दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आई तो जो उपभोक्ता है, जो लोग हैं, जो सामान खरीदते हैं, उनको बहुत फायदा हुआ। कह रहे कि यह बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और कम कीमतों के साथ बेहतर विकल्प देते थे। भाई देखो वैश्वीकरण जैसे आ गया ना भारत के अंदर, वैश्वीकरण के आते ही क्या हुआ कि जो लोग हमारे देश का घटिया सामान खरीदते थे वो भी ज्यादा कीमत पे, अब दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आ गई, जो दूसरे देश की कंपनी होकर हमारे देश में आई, जैसे ही दूसरे देश की कंपनी हमारे देश के अंदर आ गई उसके बाद क्या हुआ भाई कि जितने लोग ना उन्हें अच्छा सामान मिलने लग गया, वो भी सस्ती कीमत पे। ठीक, तो इससे उपभोक्ता को फायदा हुआ है। ठीक है, अगला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जैसे कि सेलफोन, मोटर गाड़ी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडा पेय पदार्थ, जंक खाद्य, मतलब जो जंक फूड बोलते हैं, बैंकिंग जैसी सारी सेवा में क्या निवेश किया है। ठीक, अगला कि उद्योग और सेवा, बिजनेस और सेवा में नए रोजगार उत्पन्न हुए। भाई हमारे देश में बहुत सारे नए नए रोजगार आ गए। मैं तो तुम्हें सेवा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो सेवा है ना, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो जोमेटो वाला वो सेवा दे रहा है सिर्फ। ठीक, ये क्या है भाई, जैसे मान लो कि हमारे देश की कंपनी है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो दूसरे देश की है, वो हमारे देश में आती है। ठीक, फिर साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनी समृद्ध हुई है। देखो अब जो कंपनी बाहर के देश से आई, ठीक है, उनको कच्चा माल तो चाहिए, तो उन्होंने हमारे देश के लोगों से ही कच्चा माल खरीद लिया। ठीक है, जिससे क्या है कि उत्पादकों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगला वैश्वीकरण नई और उन्नत
तकनीक को लाता है, जो भाई जो वैश्वीकरण हो गया नई नई तकनीक को ले लेके आता है। ठीक, जैसे मान लो कि दूसरा देश है, उसमें किसी भी एक टी शर्ट को, चल मैं ऐसा बोलता हूँ, देखो मैंने ऐसा बोला कि ये हमारा देश है, पहले ये भारत है, ठीक है, भारत के अंदर एक टी शर्ट को बनाने में, ठीक है, जो टी शर्ट है उसको बनाने में मान के लगो चलो 1000 रुपए लगते हैं, ठीक, लेकिन दूसरे देश के लोग आए वो मशीन लेके आ गए, जो दूसरे देश के जो लोग हैं ना वो क्या भाई मशीन लेके आ गए, मैं बोल रहा हूँ अमेरिका है, वो क्या मशीन लेके आ गया, अब मशीन लेके आया भाई, उसने 100 रुपए में टी शर्ट बना दी, उसने यही इससे अच्छी टी शर्ट 100 रुपए बना दी, अब लोग कौन सा खरीदेंगे, इसे थोड़े खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे 100 रुपए वाले को जो अच्छा दिखता है। ठीक, अगला भाई हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मेरे पास कह रही है वैश्वीकरण को लोगों के जीवन पर पड़े प्रभाव। देखो वैश्वीकरण से ना लोगों के जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़े, लोगों को फायदा हुआ है, घाटा हुआ है, ये सारी बातें करते हैं। कह रहा उपभोक्ता के सामने पहले से अधिक विकल्प है। पहले लोगों के पास सिर्फ कुछ ऑप्शन थे कि सिर्फ ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो, अब बहुत सारे हैं। जैसे मान के चलो कि भाई पहले उनके पास मोबाइल खरीदने के सिर्फ कुछ कंपनी थी, सिर्फ मोबाइल की सिर्फ कुछ कंपनियां थी, लेकिन अब मोबाइल की बहुत सारी कंपनियां हो गई। ठीक है, फिर कह रहा उपभोक्ता को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। जो कंज्यूमर है, जो हम सब लोग हैं, हमें कम कीमत पे अच्छे अच्छे सामान मिल जा रहे हैं। ठीक है, फिर लोग पहले की तुलना में आज उच्चतर जीवन स्तर का मजा ले रहे हैं। भाई देखो पहले ना अच्छा, अगर तुम्हें अच्छा जीवन जीना है उसको तुम्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब क्या होता है भाई सस्ती सी कीमत, मतलब कि कम कीमत में अच्छा जीवन बिता रहे होते हैं लोग। अगला बस है उद्योग और सेवा में नए रोजगार उत्पन्न हुए। भाई अपना नए नए रोजगार वगैरह लोगों को मिले। फिर उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनी समृद्ध हुई है। देखो जो बाहर के जितने उद्योग हैं, ठीक है, उन सबको जो कच्चा माल चाहिए होता है वो क्या करते हैं, हमारे देश की कंपनी से, इसको बोलते हैं स्थानीय कंपनी, हमारे देश की कंपनियों से ही कच्चा माल खरीदते हैं। और इसी कच्चे माल को खरीदने से क्या होता है, जो हमारे देश की कंपनी है, जो स्थानीय कंपनी है, उन सबको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट मेरे पास है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। भाई दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में है, इस चीज को करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। भाई देखो अब ना ऐसा बोल रखा है कि दूसरे देश के लोग आए हमारे देश पे कंपनी खोले, हमसे पैसा लेके कमाए। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी, जो हमारे देश के लोग हैं उनको क्या है, नौकरी मिल जाएगी। अगला विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधा, मान लो कि बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, ये सारी मतलब कि शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जो भी देखो विदेशी निवेश के लिए तो कि दूसरे देश के लोग आए और हमारे देश में आके वो क्या कि इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, निवेश करे, उसके लिए ये पॉइंट भी जरूरी है। अगला भाई नेक्स्ट में से कह रहा है, देखो कह रहे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाई स्थापित करने वाली कंपनी को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यहां बता रहे अगर कोई सी स्पेसिफिक क्षेत्र है, मतलब कि ना विशेष आर्थिक क्षेत्र, बहुत ही गरीब सा इलाका है, बहुत ही गरीब गांव है, वहां पे जाके अगर तुम कंपनी खोलते हैं तुम्हें 5 साल तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक तरीका है। हमारे देश की सरकार ने ना दूसरे देश की कंपनियों से बोल रखा है कि अगर तुम हमारे देश में आके अपनी कंपनी खोलते हो तो हम तुमसे 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। अब उन सबको लालच आएगा तो आएंगे जरूर वो। अगला बात है कि विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। देखो भाई जो श्रम कानून मतलब कि पहले श्रम कानून था कि 8 घंटे काम करोगे उससे ज्यादा नहीं। अब क्या कि बोलते हैं भाई कोई नहीं तुम 10 घंटे भी काम कर लो लेकिन बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना। 10 से 12 घंटे काम करते लोग, बस थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, कुछ नहीं होता। अगला कह रहे नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय जब काम का दबाव अधिक हो छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को रखने की छूट। देखो अब ना पहले ऐसा था कि अगर कोई सी कंपनी है वो अगर एम्प्लॉय को रखती है तो पूरे साल रखे, लेकिन अब ना सरकार, जो भारत देश सरकार, उसने बोला भाई कोई नहीं तुम पूरे साल मत रखो, जब तुम्हारे पास काम हो तब रखो वरना फिर निकाल दो। ठीक है, लेकिन लोगों को नौकरी तो मिलेगी कम से कम, इसीलिए। अगला आर्थिक नीतियों को उदार बनाया जा रहा है। जो भी आर्थिक नीति है उनको बहुत ही खुला बनाया जा रहा है, मतलब कि खुला बनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि रोक टोक क्या हटा दिया। भाई अगली बात करते हैं सहज क्या होता है। ठीक है, कह रहे कि किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर विदेशी कंपनी को निवेश के लिए आकर्षित करने को हम सेज बोलते हैं। ठीक है, सेज का मतलब क्या भाई, देखो किसी भी, देखो एक देश के अंदर ना दूसरे देश को लालच देके कि तुम्हारे हमारे देश में आके कंपनी खोलो। ठीक है, एक देश है, ठीक है, उस देश के अंदर क्या करो, देखो मान लो कि भारत है, तो भारत के अंदर ऐसा हुआ है कि
एक ना बोलते कि अगर कोई भी इंसान हमारे गांव में आके फैक्ट्री खोलता है तो हम उनसे क्या है कि 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, ये चीज है, और तुम्हें सारा सामान सस्ते रूप में प्रदान किया जाएगा। तो ये चीजें होती है, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित मतलब कि बढ़ावा करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका, बिजनेस की क्या क्या भूमिका है। सबसे पहला खेती वगैरह क्या भूमिका है, कह रहा परिवहन तकनीक में कई सुधारों ने दूर दूर के स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव बनाया। सबसे पहला क्या भाई, जो भी परिवहन वगैरह है उन सब में क्या है, मतलब परिवहन जो तकनीक है उन्होंने एक सामान को दूर दूर पहुंचाने की सुविधा दे दी। जैसे मान के चलो कि कोई सा सामान मिल रहा है मान लो नेपाल में, ठीक है, और तुम्हें सामान दिल्ली में बैठ के मंगाना है, तो तुम क्या करो, बस ऑर्डर मार, तुम्हारा सामान आ जाता है, थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज, बस थोड़ा सा तुम्हारे लगता है डिलीवरी चार्ज, और तुम्हारे पास सामान पहुंच जाता है। अगला मेरे पास है कि सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से विभिन्न देश आपस में जुड़कर तुरंत सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये बता दें कि जो सूचना की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सूचना की टेक्नोलॉजी के अगर हिसाब से चलते हैं तो हम किसी भी देश की कोई सी भी इंफॉर्मेशन तुरंत मंगा सकते हैं, ठीक है। अगला, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई। भाई जब से इंटरनेट चला है हमारे देश में जो क्या है कि व्यापार बहुत ही तेजी से चलना शुरू हो गया है। फिर मैं कह रहा हूँ कि वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभाव। भाई वैश्वीकरण से हमारे देश पे क्या क्या बेकार प्रभाव पड़े हैं। सबसे पहला भाई प्रतिस्पर्धा को बोलते हैं कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उद्योग जैसे कि बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर आदि, इन सब पे क्या भाई बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, ये क्या बिकते ही नहीं है। दूसरा, फलस्वरूप कह रहे काफी इकाइयां बंद हो गई। भाई बहुत सारी क्या है कि छोटी मोटी फैक्ट्री बंद हो गई, इस पर लोग काम करते थे। अगला, श्रमिकों की बेरोजगारी में वृद्धि। भाई जब ना दूसरे देश की कंपनी आ गई ना, देखो जब हमारे देश की कंपनी थी तो एक एक फैक्ट्री क्या है वो 100 लोगों को काम देती थी, ठीक, लेकिन जैसे ही ना दूसरे देश की कंपनी आ गई, ठीक है, दूसरे देश की कंपनी जैसी आई वो क्या अपने साथ मशीन लेके आई है, ठीक है, तो मशीन को जहां पे 100 लोगों को नौकरी मिलती थी वहां पे सिर्फ 10 लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी 90 लोग क्या बेरोजगार बैठे होते हैं। ये इसका दुष्प्रभाव है। अगला, श्रमिकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है। मैं देखो जो हमारा देश था पहले, मतलब कि भारत की जो कंपनियां थी वो लोगों को अगर नौकरी पर रख रहे हैं तो उनको बोलते हैं भाई तुम्हारी नौकरी 20 साल के लिए पक्की। लेकिन अब जो दूसरे देश की जो कंपनी आती है भाई वो बोलती है देखो बात ऐसी है कि हम तुम्हें परमानेंट जॉब पे नहीं रखेंगे, उसको अस्थायी आधार पर रखते हैं सिर्फ, ठीक है, परमानेंट करते ही नहीं है। फिर अगला, श्रमिकों को संरक्षण और लाभ नहीं मिल रहा। भाई देखो जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको कोई सुरक्षा नहीं मिल रही और कोई प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा उनको, ठीक है। अगला, कह रहे कि श्रमिकों को अधिक घंटों तक काम करना आम बात हो गई। अब देखो पहले पता क्या था इंडिया में कि सिर्फ 8 घंटे काम करेगा, अब 12 घंटे 14 घंटे कभी कर दो। अगर तुम बड़ी बड़ी एमएनसी में जाओगे ना, अगर तुम्हारे जानते रहो कोई काम करता है, वो जब 31 मार्च आ रही होती है, ठीक है, तो रात के 2-2 3-3 बजे तक काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत दिन तो ऑफिस से घर भी नहीं आते हो। भाई अगली बात करते हैं, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप मतलब कि बाद, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के बाद भारत में आए मुख्य परिवर्तन। देखो जब उदारीकरण को अपनाया और वैश्वीकरण को अपनाया तो हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन आया। सबसे पहला, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने से फलस्वरूप निजी निवेश बढ़ने का अधिक अवसर मिला। मतलब कि लोग जो है ना, जो भी छोटे मोटे लोग हैं वो भी क्या अपनी कंपनी खोलने की सोचते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री खोलने की सोचते हैं। अगला, विदेशी विनिमय कोष बढ़ गया, मतलब कि दूसरे देश का पैसा हमारे देश में आ गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी किसी दूसरे देश की करेंसी हमारे पास आती है तो हम क्या है कि भाई जब भी उस देश से खरीदेंगे सामान तो उसी करेंसी में पेमेंट कर देंगे, इससे हमारा फायदा हो जाता है। अगला बस है आईटी उद्योग, मतलब इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजी वगैरह ना उसके उद्योग में विस्तार हुआ है। भाई जो भी मेरे पास आईटी का सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो इसका मान लो कि टेलीफोन के कॉल सेंटर के काम बहुत ज्यादा बढ़ गए। अगले पास है सरकारी राजस्व में वृद्धि। भाई राजस्व में वृद्धि का मतलब है सरकार के पास जो टैक्स वगैरह के रूप में पैसा आता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब करिए न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास। भाई देखो वैश्वीकरण को ना सही तरीके से चलाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। देखो भाई जैसे हमें पता है कि जो वैश्वीकरण है उसके बहुत सारे घाटे भी हैं, ठीक। तो घाटे अगर हैं तो भाई अगर हम नॉर्मली बोले कि इन घाटों से कैसे बचा जा सकता है, हम वाली बात करते हैं। सबसे पहला, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। भाई अगर हम वैश्वीकरण को अच्छी तरीके से चलाएं तो सबको एक चांस देगा चलाने के लिए।
मतलब कि एक सबको चांस देगा कि भाई हाँ तुम क्या अपना बिजनेस खोल सकते हो आसानी से। अगला कह रहे कि सरकार की नीतियां सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। सरकार की नीतियां ऐसी हो कि भाई सबको सुरक्षा दे, बाहर की कंपनी को भी सुरक्षा दे और जो खुद के देश की कंपनी है उनको भी सुरक्षा दे, कोई उनका शोषण ना करे, कोई धोखाधड़ी ना करे उनके साथ, ठीक है। अगला कह रहे कि सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानून का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को उनके अधिकार में। देखो भाई सरकार ना इस बात को भी देख सकती है कि जो भी हमारे पास कर्मचारी काम कर रहा है, जो कह रहे हैं कि श्रमिक कानून, जो भी कर्मचारी लोग हैं उनके लिए जो भी कानून बनाए हैं उनको उनका फायदा दिया जाए, ठीक है। अगला मेरे पास है कि सरकार न्याय संगत नियम के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर सकती है। देखो विश्व व्यापार संगठन WTO होता है, ठीक है। अगर मान लो कि भारत है, भारत चाहता है कि भाई हमारे देश में किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, तो वो जो WTO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ एक ना एक एग्रीमेंट बनवा ले कि भाई अगर कोई दूसरे देश का इंसान हमारे देश के व्यापारी के साथ अगर कोई सा धोखाधड़ी करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगला कह रहे कि समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है। भाई मतलब कि ना जो देश ना आपस में बराबर बराबर अमीर है उनके साथ क्या दोस्ती कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। भाई नेक्स्ट में पास है कि वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका क्या है, ठीक है। मतलब कि जो वैश्वीकरण है उसको चलाने के लिए सरकार ने क्या क्या चीजें अपनाई है, ठीक है, अच्छे से चलाने के लिए। सबसे पहला वैश्वीकरण की नीति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है, ठीक है, किया गया। अब सुनो मैं ऐसा बोला कि वैश्वीकरण की सहायता से ना जो हमारे देश का जो व्यापार है उसको पूरी दुनिया के व्यापार के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया, ट्राई किया गया। फिर सरकार ने माल के आयात पर अनेक प्रतिबंध हटा दिए। देखो पहले क्या था, दूसरे देश से अगर तुम सामान मंगाओगे तो बहुत सारे टैक्स थे, अब क्या भाई सरकार ने उस प्रतिबंध को हटा दिया है। अगला आयातित माल पर कर कम कर दिया, जो सामान तुम मंगा चुके हो उस पर टैक्स का रेट क्या कम कर दिया है। फिर विदेशी निवेशकों मतलब कि दूसरे देश के जो बिजनेसमैन है, विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया गया। तो बता ना भाई देखो 5 साल तक तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये क्या है, विदेश के लोगों को आकर्षित करने के लिए चलाई गई स्कीम वगैरह है, ठीक। भाई लास्ट जो पॉइंट मेरे पास है वो है कि तकनीकी क्षेत्र को हर ढंग से उन्नत मतलब कि अच्छा करने का प्रयत्न किया गया। भाई देखो ये चैप्टर हमारा दोबारा वन शॉट में खत्म हो गया। अब ना तुम्हें करना कुछ नहीं, मैं बार वही बोलूंगा, पहले तो मैं अपनी ये वीडियो देख ली, अब तो NCERT की बुक उठाओ उसे पढ़ो, ठीक है, उसके हल्के बहुत नोट्स बनाओ, फिर जो तुम्हारे उसके क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करो, फिर इस वीडियो के जो नोट्स हैं इसे बनाओ और फिर जाके इसे दोबारा याद कर लेना, इससे तुम्हारा अच्छा खासा हो जाएगा। देखो एक तो नोट्स को याद कर लो, दूसरा जो तुम्हारे पास NCERT के जो क्वेश्चन है उसे याद कर लो। भाई इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। देखो जो तुम्हारा 80 का पेपर है उसमें से 60 to 70 के बीच में आ जाएगा अगर तुमने सारे नोट्स भी याद कर लिए तो। इतना कर लेना, उसके बाद मिलते हैं इसकी जो अगली वीडियो है उसमें। धन्यवाद।